फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे आज हम मेडिसिन देखने के कि कौन कौन सी मेडिसिन आपके माइग्रेन में इस्तेमाल होती हैं। देखो, वैसे तो मैंने सारी मेडिसिन के बारे में डिटेल में अपने आप भी नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आप केरी त्रिपाठी को फॉलो करते हो तो ये इस तरह का डायग्राम आपको या फ्लो चार्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी मेडिसिन माइग्रेन से रिलेटेड दी हुई है। तो देखो, यहाँ पे सिंपल एनाल्जेसिक है, ये आपको ऑब्वियस ही बात है। जो पीसीएम है, एस्प्रिन है, कोडीन है, ये आपके अब माइग्रेन में क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो पीसीएम ये तो बहुत ही कॉमन मेडिसिन हो गई। वॉमिटिंग भी होती है, मैंने आपको बताया था, तो वॉमिटिंग मेडिसिन भी है। एंटीएमेटिक्स, निसेड्स हम लेते हैं, इर्गोट एल्क्लोइड्स लेते हैं, सिलेक्टिव 5-HT 1D और 1B एगोनिस्ट है, ठीक है, इनका हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। और टू प्रिवेंट द अटैक, यानी इसमें आपका बीटा ब्लॉकर्स, टीसीए आपका जाता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जिसको हम बोलते हैं। कुछ वहाँ पे हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी के अंदर। अब देखो, माइग्रेन के अंदर दो तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं। सबसे पहला है टू ट्रीट द अटैक, यानी एक्यूट थेरेपी इसको हम बोलते हैं। अगर आपको करना है टू प्रिवेंट द अटैक, यानी अटैक होने से पहले आपको उसको बचाना है, तो हम यहाँ पे प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी देंगे उसको, ठीक है। एक होता है एक्यूट थेरेपी, एक होता है प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। तो यहाँ पर इन दोनों ही कैटेगरीज को हमने डिवाइड किया हुआ है। अब मैं आपको अपने थोड़े से नोट्स में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसको लिखा हुआ है। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरह का आप बना सकते हो, चाहे फ्लो चार्ट बना दो एग्जाम में, चाहे आप जैसे मैं आपको अभी नोट्स में दिखाऊंगी वैसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन समझ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ट्रीटमेंट को समझने से पहले आपको पैथोफिजियोलॉजी पता होना चाहिए, ज़रूरी है ये, ठीक है, क्योंकि हम ये सारा मैकेनिज्म कैसे देखेंगे जब पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होगी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट थेरेपी की। इसमें हमारे पास आता है नसेड्स। अब नसेड्स का क्या काम होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमने आप देखा था, देखो यहाँ पे मास्ट सेल थी, ठीक है। आइए, मास्ट सेल एक्टिवेट हो रहे थे, एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा था। अब जो ये नसेड्स होते हैं, ये जैसे इब्यूप्रोफिन हो गया, आपका कीटोरोलोक, ये कॉक्स को इनिबिट करते हैं, ठीक है। अगर कॉक्स इनिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो वैसोडाइलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट पर्पस क्या है कि वैसोडाइलेशन होने से रोकना। तो वैसोडाइलेशन कौन कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर दो नसेड्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे वैसोडाइलेशन नहीं होगा, वैसोडाइलेशन नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे पेन सिग्नल्स भी जनरेट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, देखो हिस्टामिन भी है, इसको भी ब्लॉक करना है तो एंटी हिस्टामिन ड्रग दे दो, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन में हमारे पास H1 देते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, H1, जैसे आपको पता है H1 होता है, H2 होता है। H2 आपका ये आपका उसमें चला गया, जो भी ये अल्सर्स वगैरह होते हैं स्टमक के अंदर, उसमें चला गया, लेकिन H1 कैटेगरीज हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ड्रग आती है डाइफिनहाइड्रामिन, आप मेडिसिन दे सकते हो, और भी काफी सारी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जनरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा आता है स्टीरॉइड्स, ठीक है। देखो, पहली कैटेगरी कौन सी थी, नसेड्स, दूसरी थी एंटी हिस्टामिन्स, तीसरी है नसेड्स। नसेड्स का काम क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब देखो, एंड में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ही तो हो रही है, वैसे डायलेशन होने के बाद इन्फ्लेमेशन ही हो रही है, जिसको हमें ब्लॉक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ब्लॉक कर दिया हमने। और यहाँ पे ड्रग हमारी है डेक्सामिथासोन, ये आपकी स्टीरॉइड ड्रग होती है। उसके बाद हमारी कैटेगरी आती है 5-HT 1B और 1D रिसेप्टर्स एगोनिस्ट है। देखो, इसका जो लिंक है ना, ये आपको जब आपने आपको ऑटोकोइड्स में आपको स्टीरॉइड्स पढ़ाए थे, सॉरी स्टीरॉइड नहीं, आपको स्टीरोनिन जो मैंने आपको पढ़ाया था 5-HT, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था रिसेप्टर्स में कि इनका का फंक्शन क्या था। जब तक आपको इनका फंक्शन नहीं पता होगा तब तक ये समझ में आएगा कि एगोनिस्ट क्यों लगाया पीछे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियसली लेके चलती हूँ। देखो, अगर आपने स्टीरॉइड सॉरी ये जो सेरोटोनिन है, अगर आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है तब तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको जरूर देखिएगा, वहाँ वहीं से मैंने आपको लिंक करके बताया है। तो 5-HT 1B जो होता है, बेसिकली हम बी की बात कर रहे हैं, 1 भी होता है, बी भी 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं, और फिर 1 के अंदर A B C नहीं होता, D E F तक होता है। सारी कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाई थी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इसका मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट दिखाना चाह रही हूँ जो यहाँ पे अभी हमारे लिए जो माइग्रेन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, 5-HT B में क्या होता है, यहाँ पे जो पर्मनरी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, यानी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे एक्शन शो हो रहा है 5-HT 1B का, ठीक है। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रही है ये। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
जो माइग्रेन है, माइग्रेन में क्या हो रहा है, वैसोडाइलेशन हो रहा है। अब ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रही है, तो यहाँ पे हमें 5-HT एगोनिस्ट देना पड़ेगा ना, ताकि वैसो कंस्ट्रिक्शन और बढ़े। वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो वैसोडाइलेशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम यहाँ पे एगोनिस्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो 5-HT1B है ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, तो करा रहा है तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाने के लिए हम एगोनिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे 5-HT1B के जो वैसो कंस्ट्रिक्शन आपके एक्शन शो हो रहे हैं, और 5-HT1D जो रिसेप्टर होता है, ये जो बेसिकली ये हमने पढ़ा था ना, वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स हमने पढ़े थे, उसके रिलीज को कम करता है। अब ये वैसो एक्टिव पेप्टाइड जब रिलीज होते हैं तो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स में डायलेशन हो जाता है, डायलेशन होने के बाद इन्फ्लेमेशन होने के बाद पेन सिग्नल्स जनरेट होते हैं। अब ये पेन सिग्नल्स को भी कम करता है। तो तीनों फंक्शन है इसके, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन को बढ़ा रहा है, वीआईपी को कम कर रहा है, यानी वैसो एक्टिव पेप्टाइड्स को कम कर रहा है, उसके बाद पेन सिग्नल को भी कम कर रहा है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ड्रग में मैं आपको जैसे जितनी भी ट्रिपिन्स होती हैं, ठीक है, ट्रिपिन्स वाली मेडिसिन देखो यहाँ पे ट्रिपिन्स की कैटेगरी में थोड़ी सी लिखी भी हुई है, इसको लर्न कर लेना। उसके बाद आता है एर्गोट एल्कलॉइड्स। देखो ये सबसे ही खतरनाक मेडिसिन है, इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब ये काम कैसे करती है, देखो इसका फंक्शन भी क्या होता है, सेरोटोनिन को ही ब्लॉक करना होता है। सॉरी, सेरोटोनिन की जो इतनी भी रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिवेट कर देती है। अब ये जो 5-HT1B है और 1D है, ये सिर्फ 1B और 1D को ही ब्लॉक कर रही है, सॉरी एक्टिव कर रही है, यहाँ पे एगोनिस्ट कर रही है, यानी एक्टिवेट कर रही है। लेकिन ये जो इर्गोट होता है, इर्गोट एल्कलॉइड जो होता है, ये सारे सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकती है, सारे। अब आपको पता है कि सारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, सब रिसेप्टर्स का इतनी सारी कैटेगरीज है हमारे बॉडी में, कितनी जगह पे जो है सेरोटोनिन का फंक्शन है, जब सब एक्टिवेट हो जाएंगे कितने एडवर्स इफेक्ट आएंगे। तो इसलिए इसका हमने इसको थोड़ा सा एंड में रखा हुआ है, ताकि इसको बहुत ही कम यूएस इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी साइड इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा। अब आप भी खुद सोच के देखो कि कितने सारे रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करेगी, एक्टिवेट करने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्स दिखाएगी। किसी का वैसो कंस्ट्रिक्शन है, किसी का डायलेशन है, किसी का कुछ है, तो अलग अलग इसके सारे इफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं इर्गोट एल्कलॉइड्स के अंदर। ये तो सिलेक्टिव है, तो इस वजह से हम इसको, इसके अब देखो सिलेक्टिव है तो लेकिन अपने 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 इफेक्ट भी इसके अच्छी ही है। ये वैसे कंस्ट्रिक्शन ही कर रही है, वीआईपी को भी कम कर रही है, पेन सिग्नल्स को भी कम कर रही है, तो इसके इफेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं। ट्रिपिन्स का भी हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता है एक्यूट थेरेपी खत्म होती है, हम बात करते हैं प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। तो प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी में हमें देना होता है बीटा ब्लॉकर्स हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सारे टू प्रिवेंट द अटैक है। ठीक है, सारी मेडिसिन आपके आएंगी, तो मैंने इसको भी डिटेल में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म क्या है, आपने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप किया हुआ है आपके लिए। आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था फर्स्ट, जब आपने पहली बार फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन रिसेप्टर्स होते हैं। इसके सॉरी, जो न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। इसके रिसेप्टर होते हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर, वहाँ पे जाके बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद अल्टीमेटली जो इफेक्ट आता है वैसो डायलेशन का। अब यानी यहाँ पे वैसो डायलेशन हो रहा है, वैसो डायलेशन हो रहा है, तो हमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना है। बेसिकली ये जो बीटा ब्लॉकर है ना, ये 2 बीटा ब्लॉकर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको ब्लॉक करना है, बीटा को ब्लॉक करना है। ठीक है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो वैसो डायलेशन इफेक्ट बंद हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेडिसिन आपको दी हुई है, आपका प्रोपेनोलोल हो गया, मेटाप्रोलोल हो गया। उसके बाद आता है एंटी कन्वर्जेंस। एंटी कन्वर्जेंस का मेन फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करती है। आप देखो एंटी कन्वर्जेंस में आपके पास ये मेडिसिन होगी। ठीक है, टोपिरामेट एंड वेल्प्रोएट। अब ये एंटी कन्वर्जेंस में हमने पढ़ा था सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये। ठीक है, अब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आप कैसे यहाँ पे काम करेगा, देखो आपने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके एंड में सिनेप्सिस जो होते हैं, जहाँ से आपकी वेसिकल्स बर्स्ट होके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वहाँ पे अब ये होता कैसे है, अब जब सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, कैल्शियम अंदर आता है, तो इन्हीं वजह से, इन्हीं एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से क्या होगा, ये जितने भी सब्सटेंस पी CGRP है, ये सब रिलीज होंगे। ठीक है, अगर हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो जितने भी ये सब्सटेंस पी, ये सारे रिलीज हो रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये आगे जाके बाइंड भी नहीं करेंगे, रिलीज ही नहीं होंगे तो बाइंड कैसे करेंगे, तो आगे जाके इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। तो इस तरह से हमें सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी कन्वर्जेंस यहाँ पे हम ट्रीटमेंट में देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं TCA यानी टायर साइक्लिक एंटी डिप्रेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये TCA होता है ना, ये हमारे 5-HT जो होता है उसको एक्टिवेट कर देता है, उसको इसके लेवल को बढ़ा देता है, 5-HT के लेवल को। जब ये लेवल बढ़ेगा तो वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है CGRP।
यानी ये जो हमने अभी पढ़ा था ये एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर है, CGRP। अभी हमने पढ़ा सब्सटेंस पी, वैसो एक्टिव पेप्टाइड, CGRP, तो वही है ये। तो यहाँ पर इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। इसमें बेसिकली एंटीबायोटिक हम देते हैं। ये एंटीबायोटिक होती है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक की पहचान क्या होती है, उसके पीछे मैप लगा होता है, MAB मैप, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक का एक एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि इसमें बेसिकली हमारी बॉडी में रिएक्शन चलती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलती हैं, तो उसका भी एक इफेक्ट होता है आपकी इन्फ्लेमेशन वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें इसके एडवर्स इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, वो सब होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बोटुलिनियम टॉक्सिन। अब अपने बोटुलिनियम टॉक्सिन आपने मेरे को अभी भी आता है, ये आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट जब आपने पढ़ा होगा तब भी आया था बोटुलिनियम टॉक्सिन, जब आपने न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कैसे रिलीज होता है वो आपने पढ़ा था, तब वहाँ पे आया था। तो इसमें क्या होता है, बोटुलिनियम टॉक्सिन बहुत ही एक तरह से पॉइजन होता है, ये बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना सबसे खतरनाक पॉइजन कौन, तो यही होता है बोटुलिनियम टॉक्सिन। लेकिन इसको बहुत ही कम अमाउंट में देते हैं, इतना कम अमाउंट में देते हैं कि हमारी बॉडी में इतने इफेक्ट शो करता ही नहीं है। तो इसका काम क्या होता है, ये हमारी जो वेसिकल्स होती है, न्यूरॉन्स में जो वेसिकल्स होती हैं, जब ये रिलीज बर्स्ट करती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तब जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है। अब ये जब तक वेसिकल्स बर्स्ट नहीं होंगे तब तक रिलीज नहीं होगा। अगर हम इसको ही वेसिकल्स को ही ब्लॉक कर दें ताकि ये रिलीज ही ना कर पाए न्यूरोट्रांसमीटर, तो क्या आगे जाके एक्टिवेट होगा, वैसोडाइलेशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये बोटुलिनियम टॉक्सिन है इसी वेसिकल्स को ब्लॉक कर देता है टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया था यहाँ पे कि हर एक का मैकेनिज्म बताया है, ठीक है। ड्रग कौन कौन सी है, उसके थोड़े से साइड इफेक्ट भी मैंने आपको, वैसे साइड इफेक्ट मैंने इतने आपको नहीं बताए, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ इर्गोट अल्कलॉइड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, देखो हर जगह वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के पीछे पड़े हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारे वैसोडाइलेशन हो गई ब्रेन में। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाली मेडिसिन दे रहे हैं तो क्या होगा, जो हमारा हार्ट है वहाँ पे अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है गलती से भी, तो बहुत खतरनाक बात है ना। जो भी पेशेंट्स कार्डिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक बात है, जिनको हाईवे पे ऑलरेडी रहता है तो उनको और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दे दो, ठीक है। इन्होंने पता जले के नमक छिड़कने वाला काम हो गया ना यहाँ पे। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मेडिसिन उन इंसानों को, उन पेशेंट को नहीं देनी है जो कार्डिक से रिलेटेड पेशेंट है, हार्ट का BP बड़ा होता है, या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मेडिसिन उनके लिए बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ये सारा ट्रीटमेंट। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने माइग्रेन के बारे में जो सिम्टम्स बात की थी। और देखो माइग्रेन की ना और भी कैटेगरीज होती है, जैसे माइग्रेन की ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितना पेन है उसके ड्यूरेशन पे, अगर माइल्ड है तो 8 घंटे तक पेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से और भी क्लासिफिकेशन होती है, वो अगर आपको कहीं से मिलती है वो पढ़ लेना, नहीं तो अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसका भी लेक्चर आपको बना के दूंगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था माइग्रेन, बाकी अगर आपको इजीली कहीं से भी पढ़ सकते हो माइग्रेन को अब, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव नाइस डे।